हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के थर्ड लेक्चर में, दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये जो इफ़ेक्ट है, आप बोलोगे कि मैडम आपने तो कहा था कि रेजोनेंस के और कुछ एग्जांपल्स हम लेने वाले। बिल्कुल मैं लेने वाली हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो एक इफ़ेक्ट आएगा जो छोटा सा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जिसे कहा जाता है, उसके साथ हम क्या करेंगे, कुछ रेजोनेंस के एग्जांपल्स भी फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट जो है वो मैंने लास्ट में रखा है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में से सब जो परमानेंट इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो परमानेंट इफ़ेक्ट्स अब पढ़ लेते हैं। फिर लास्ट में हम जो फोर्थ वाला पढ़ेंगे जो कि काफ़ी छोटा सा है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, वो लास्ट में लिया जाएगा। और उसके साथ साथ रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर लेक्चर विद द इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ लेक्चर नंबर 3, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन ये जो है, यहाँ पे ये जो वर्ड है, देखो ये वर्ड में कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे रिलेट करने हैं और वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करके आपको वो समझने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अब ये तो आपको पता है। ये जो कॉन्जुगेशन नाम का एक वर्ड है, वो कॉन्जुगेशन नाम का वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो। रेजोनेंस में ये वर्ड आया भी था, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था कि रेजोनेंस में आपने पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो देखा था। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट, ये इस तरीके से हम ले सकते हैं, कॉन्जुगेशन अल्टरनेट। ठीक है, वहाँ पे कुछ होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या है कि कॉन्जुगेशन वहाँ पे मिल रहा है बट थोड़ा ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अब कुछ यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना है तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखा जाए ना, तो वैसे थोड़ा सा एक निगलेक्टेड टॉपिक माना जाता है। ठीक है। जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जब वहाँ पे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो थोड़ा सा निगलेक्टेड टॉपिक माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आता है हमेशा से इंडक्टिव और रेजोनेंस पे। ठीक है। बट आपको बच्चों ये नहीं करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू हैव। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी नॉलेज है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा मैं ये बोल रही हूँ आपको कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ये देखना होगा कि ये कहीं ना कहीं आपको रेजोनेंस से मिलता जुलता नज़र आएगा। रेजोनेंस से ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता नज़र आएगा। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली होता क्या है, कहाँ पे होता है, कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इन्वॉल्व है। ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप भी प्लीज़ मेरे साथ नोट डाउन करते रहो। बार बार ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, इट इज़ ऑल अबाउट रिटन भी आपके पास कुछ होना ज़रूरी है। जितने आप नोट्स बनाते जाओगे, ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट में यहाँ पे लिखूँ। ठीक है। पॉइंट्स तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करते करते कुछ एडिशनल पॉइंट्स वहाँ पे आ जाते हैं, वो प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करते रहो। नोट्स आपके जितने प्रॉपर रहेंगे उतना आपको स्टडी करने के लिए अच्छा होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स में आपने पहले देखा है, इंडक्टिव के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है। काफ़ी डिटेलिंग मैंने दिया था आपको रेजोनेंस का, तो बिल्कुल हिस्ट्री से हमने वहाँ से स्टार्ट किया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो आपको पता ही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है। वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो भी हम ये बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है, परमानेंट इफ़ेक्ट है। ये कौन सा इफ़ेक्ट है? परमानेंट इफ़ेक्ट। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी इफ़ेक्ट। टेम्पररी इफ़ेक्ट में क्या होता है बच्चों के, रिएजेंट जब तक प्रेजेंट रहता है तभी तक वो इफ़ेक्ट आपको दिखाई देता है। जब तक रिएजेंट वहाँ पे, जब रिएजेंट वहाँ से चला जाएगा तो वो इफ़ेक्ट भी वहाँ पे वैनिश हो जाएगा। दिस इफ़ेक्ट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट, हेंस इट इज़ सेड टू बी अ परमानेंट इफ़ेक्ट। ठीक है। ये कौन सा इफ़ेक्ट है? परमानेंट इफ़ेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के जो एप्लीकेशंस हैं,
एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन का इनडायरेक्टली मतलब हम बोलेंगे कि यूजेस, ठीक है, कि हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजियर जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उसके एप्लीकेशन या उसके यूजेस यहाँ पे क्या क्या है ये हमें देखने हैं। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन ये एक ऐसी कंसेप्ट है कि ये कंसेप्ट आपको कौन कौन से स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मदद करती है। सबसे पहले तो कार्बोकेटायन का जो भी स्टेबिलिटी होगा हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते। फ्री रेडिकल का जो भी वहाँ पे स्टेबिलिटी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कीन जो है, अल्कीन की स्टेबिलिटी भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अल्कीन की स्टेबिलिटी, देखो 12th में आपने ये चीज़ पढ़ी है और अभी जो लोग 11th में रहेंगे वो 12th में ज़रूर पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ्स रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल है, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ये हम जब वहाँ पे देते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटी एज वेल, बट वो हम डिसाइड भी करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से वो पर्टिकुलर अल्कीन जो फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे दो अल्किन्स फॉर्म होते हैं, उसमें एक मेजर होता है एक माइनर होता है, बट वहाँ पे मेजर अल्किन क्या है ये कौन डिसाइड करेगा, माइनर अल्किन कौन है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से भी वो डिसाइड होता है, ठीक है। सो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको वो पढ़ना है। एंड डी केस में मैंने दिया है आपको, आपने अगर 11th का टेक्स्ट बुक देखा तो 11th के टेक्स्ट बुक में आपको ये जो मैंने डी लिखा है रेयरर केसेस में, रेयरर केस है ये, कार्ब अनायन जो होते हैं, कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आप बोलोगे कि मैडम हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कार्ब अनायन की भी स्टेबिलिटी जो है वो भी एक्सप्लेन हो सकती है, या कहीं पढ़ा भी नहीं टेक्स्ट बुक में हमने कि कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी भी हम एक्सप्लेन कर सकते विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। बट कुछ ऐसे कार्ब अनायन है कि ज़रूर उनकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे हैं कि जिनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो यू हैव टू ऐड दिस पॉइंट इन योर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कि कार्ब अनायन जो है वो कार्ब अनायन भी वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है उसकी भी स्टेबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अभी एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आपको आता है, क्लियर कर देती हूँ ये चीज़ मैं आपको। एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देयर इज़ वन एप्लीकेशन विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो इनकरेक्ट एप्लीकेशन जो है उसको वहाँ पे क्या करो, चूज़ करो। तो इनकरेक्ट एप्लीकेशन को अगर आपको चूज़ करना है और ये ABCD ये ऑप्शंस आपको दिए हैं, सो यू हैव टू चूज़ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, क्योंकि जनरल केसेस में कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना हाइपर कॉन्जुगेशन की कंसेप्ट से काफ़ी मुश्किल बात होती है, ठीक है। तो अगर MCQ में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेबिलिटी जो है वो कौन कौन सी स्टेबिलिटी हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कौन सी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम वहाँ पे, कार्बोकेटायन है, वहाँ पे फ्री रेडिकल है, ठीक है, वहाँ पे अल्कीन है, वहाँ पे कार्ब अनायन है, ठीक है। तो कार्ब अनायन वहाँ पे ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी जनरल केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन से हम एक्सप्लेन नहीं करते। कुछ ऐसे कार्ब अनायन हैं कि जिनकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो केसेस रेयरर होते हैं। हेंस यहाँ पे इनकरेक्ट आपका जो वहाँ पे ऑप्शन ये होगा कि दिस इज़ नॉट द यूजुअल एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन यहाँ पे होता है। रेजोनेंस में क्या देखा था बच्चों आपने, रेजोनेंस में हमने ये देखा था कि वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का,
डिफरेंस के पॉइंट जो है वो जॉट डाउन करते जाओ। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, वेर एज इन हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन, ये कंसेप्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये कंसेप्ट मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इवन इंडक्टिव इफेक्ट का जो लेक्चर था वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। आज भी फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करूँगी, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन के कंसेप्ट से ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है, या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, अल्कीन की स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन की कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो हो सकता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो सेड टू बी नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस कुछ कुछ वहाँ पे रिलेट कर रहा है रेजोनेंस से, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसे कहा जाता है। और भी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, सिग्मा पी इफेक्ट भी वहाँ पे कहा जाता है। तो किस तरीके से है देखो, हम एक एक करके हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में इम्पॉर्टेंट क्या है, इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी स्टेबिलिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज़। हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट and which is a permanent effect where we see delocalization of sigma electron, delocalization of sigma electron and और एक नेसेसिटी यहाँ पे हो जाती है, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास वैकेंट p ऑर्बिटल अगर यहाँ पे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो सकता है। वैकेंट p ऑर्बिटल अगर वहाँ पे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ोगे आप, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल में हम ये पढ़ेंगे। अब आप बोलो कि मैडम हम तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बोकेटायन हो, फ्री रेडिकल हो, इनकी स्टेबिलिटी तो आपने डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो हम कौन सा वहाँ पे एप्लीकेशन याद रखें, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को याद रखें या इंडक्टिव इफेक्ट से याद रखें। याद तो आपको दोनों तरीके से रखना है कि कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, उनकी स्टेबिलिटी जब हम डिसाइड करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, उनकी स्टेबिलिटी जब हम डिसाइड करते हैं तब आपको क्या करना होता है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी याद रखना है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी याद रखना है। बट एक पॉइंट यहाँ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम बोलते हैं ना कि इंक्लिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पे आपको मिलता है इम्पोर्टेंस, वो मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करना ये ज़्यादा आपको टेक्स्ट बुक में नहीं नज़र आएगा। हम फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द करेक्ट मेथड, ठीक है, टू हैव द स्टेबिलिटी ऑफ दोज। ठीक है, फिर आप बोलो कि मैडम इंडक्टिव इफेक्ट से करना तो वो रॉन्ग है क्या? बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट वी कैन वेरी वेल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन with the help of hyperconjugation. So let us begin with the कार्बोकेटायन। पहले हम कार्बोकेटायन के बारे में बात करेंगे। कार्बोकेटायन क्या होता है ये तो आपको पता है। कार्बोकेटायन वहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन कब फॉर्म होता है, बॉन्ड क्लीवेज पढ़ चुके हो, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि CH3 है और Cl है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज वगैरह कुछ नहीं होगा,
chlorine is more electronegative. Chlorine is more electronegative than carbon. So chlorine will attract shared pair of electron towards itself. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन के पास जाएंगे. यहाँ पे फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव का, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा नेगेटिव का. ये हुआ आपका कार्बोकेटायन. ये हुआ आपका कार्बोकेटायन. देखा है हमने बॉन्ड क्लीवेज में होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो है वो पढ़ाए हैं मैंने. एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज. ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि कार्बन ऐसे एटम से अटैच्ड है कि उस पर्टिकुलर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कई गुना ज़्यादा है. तो वो पर्टिकुलर जो भी एटम होगा वो सब इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. सिमिलर वे में ये मिथाइल कार्बोकेटायन है. इथाइल भी फॉर्म हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, टर्शरी हो सकता है. कार्बोकेटायन बहुत से फॉर्म हो सकते हैं. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक कार्बोकेटायन का. ठीक है, ये है एक तरीके का 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन. क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन इज अटैच टू ओनली वन अनदर कार्बन एटम. सो दिस इज गोइंग टू बी योर 1 डिग्री कार्बोकेटायन. तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल हमने लिया है. इथाइल कार्बोकेटायन है ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे. सो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल लिया है और ये यहाँ पे मैंने कुछ एक डायग्राम ड्रॉ की है. स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल. यहाँ पे देखो सी, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने निकाल लिए. यहाँ पे दूसरा ये सी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने निकाल लिए. एंड दिस पर्टिकुलर इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल. अब यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है. ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है. ये क्या फील कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फील कर रहा है. ये क्या फील कर रहा है यहाँ पे बच्चों? इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसे फील कर रहा है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को अगर फील कर रहा है तो यहाँ पे होता क्या है वो अच्छे से देखो. ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है ये है आपका सिग्मा बॉन्ड. ये क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे तीनों भी क्या दिखाई देते हैं आपको? सिग्मा बॉन्ड. पाई तो कहीं है ही नहीं, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस तो है ही नहीं. तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, उनका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, उस वजह से इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा. उस वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पे निकल जाएगा. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे और किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, सो आप अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, अच्छे से ये पॉइंट जो है उनको लिख लो. हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी आगे कैसे बढ़ रही है कार्बोकेटायन की. अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको निकाल के इसलिए दिखाया कि एमटीपी ऑर्बिटल वहाँ पे है, ये दिखाना था. एक्चुअल में हम सीधे से भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ये कंसेप्ट ऐसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, सो दैट इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी निकल जाएगा और इस कार्बन के भी जो वैलेंसीज है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर हुआ है तो सपोज़ आप देखो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बताया इसलिए कि कार्बन के पास एमटीपी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है और एमटीपी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चाहिए. ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं, डीलोकलाइजेशन हो सकता है और वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको मिलेगा. तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ अगर मैंने कहा है कि अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन की कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे. ये आपका जो कार्बन है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, कार्बोकेटायन का वहाँ पे आपको फोकस दे रहा है,
वो कार्बन अनदर ओनली वन कार्बन से अटैच्ड है। मतलब ये जो कार्बन है इसे अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। और इस अल्फ़ा कार्बन से जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या रहेंगे? वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे। यहाँ पे मैंने वहाँ पे उनको सर्कल कर दिया है ब्लैक पॉइंट से, ठीक है। सो अब आप देखो कि आपको एक पॉइंट में बता रही हूँ, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड से वहाँ पे जुड़े हैं। अब कुछ यूँ होता है, देखो यहाँ पे जो भी एक स्ट्रक्चर आपका वहाँ पे बन रहा है वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो डबल हेडेड एरो से ही हम दिखाएंगे बिकॉज इट रिजेंबल्स समवॉट विद द रेजोनेंस, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन के यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे दिखेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये इसके पास कुछ भी नहीं है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन कैरी करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। क्या हुआ? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सेकेंड स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस इसे क्यों कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया? देखो अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नो बॉन्ड, बॉन्ड वहाँ पे है ही नहीं। एंड इट द कंसेप्ट रिजेंबल्स विद द रेजोनेंस, हेंस इट इज सेड टू बी नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो सेड टू बी नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप बोलोगे कि मैडम ये हाइड्रोजन आपने हटाया, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो कितने हैं यहाँ पे? 3 है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। ये हाइड्रोजन आपने यहाँ पे हटाया, इस हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यूज़ किए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन नहीं यूज़ कर सकते क्या? ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, हम क्या सेकंड और थर्ड हाइड्रोजन नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, और उसी से भी एक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रिपेयर होगा। अब देखो ये सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है, और सेकंड वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मैं हटा रही हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड वाले हाइड्रोजन को हटाते वक्त क्या होगा? अब आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऊपर का वैसे ही है, यहाँ पे H+ फॉर्म हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन वैसा ही है, डबल बॉन्ड CH और H। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया थर्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया थर्ड स्ट्रक्चर बाय जस्ट हैविंग सेकेंड के हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज कर दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सेम स्ट्रक्चर बन सकता है क्या इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ? ऑफ कोर्स बन सकता है। देखो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है, थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो ये थर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ के, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कार्बन फर्स्ट वैसे ही रखना है, सेकंड वैसे ही रखना है, थर्ड वाला हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। कार्बन वैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिल गया आपको आपका फोर्थ स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन से वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है क्या आपको? ये तो मेन स्ट्रक्चर था हमारा, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ के कितने स्ट्रक्चर्स आपको अलग मिले हैं? 1, 1, 1, 2 एंड 3।
ये स्ट्रक्चर्स आपको अलग मिले। देखो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से उसके नाम देते हैं। आपको ए स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ पे आपको बी स्ट्रक्चर मिला है और यहाँ पे आपको सी स्ट्रक्चर भी मिला है। मेन स्ट्रक्चर जो था हमारा वो छोड़ के कितने आपको स्ट्रक्चर मिल गए, वहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिल गए। तो क्या इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं क्या, इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास है, जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास है उतने हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर आपको मिलते जाएंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रक्चर मिल जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन की। जो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करो। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको ये कहा है कि अल्फ़ा कार्बन की कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो जुड़े हुए हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने रहेंगे उतने स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से उतने स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन था आपका, इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये है, मतलब ये स्पेशल कार्बन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसके एडजेसेंट में एक कार्बन है तो वो हो गया अल्फ़ा कार्बन, और उसे डायरेक्टली अटैच्ड ये 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये हम बोल सकते। तो ये जो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है उनकी वजह से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के कितने स्ट्रक्चर्स मिल गए, यहाँ पे ए बी सी 3 स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए। एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है उसको वहाँ से निकाल दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ किए, ये स्ट्रक्चर आपको मिला। दूसरी बार हमने किया कि सेकंड वाले जो हाइड्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गए और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिला। तीसरी बार हमने किया कि ये हाइड्रोजन है, इनके जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हुए और ये स्ट्रक्चर सी वाला आपको मिल गया। सो ओवरऑल हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने हैं उतने स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के बनेंगे। क्वेश्चन आ सकता है आपको ये कि आपको स्ट्रक्चर दिए हुए रहेंगे और वो पूछेंगे आपको कि वहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो कितने बन रहे हैं। इनको कहा जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कितने बनेंगे, तो जस्ट काउंट योर अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करो। अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन को काउंट करने के बाद आप बोलोगे कि अगर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मेन स्ट्रक्चर छोड़ के कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपको देखना है। ये जो ब्लू से मैंने निकाला था ये हमारा मेन स्ट्रक्चर था। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने निकाले हैं ये ब्लैक से, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन गए आपके, 3 बन गए, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन इट हैज़ ओनली 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे, इसलिए 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, जो यहाँ मैंने नहीं किया है, जो मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट आप नोट डाउन करो। वो पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, और उतनी उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की, ठीक है, बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखो बहुत अच्छे से देखो, सुनो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले ये समझ लो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने आपके पास हैं उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, और जितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, जितने ज़्यादा बनेंगे उतनी वहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्बोकेटायन है, उसके पास अगर देखो तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। दूसरा कार्बोकेटायन आपके पास है, उसके पास है 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा हो गई, वहाँ पे जिसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा हो गई। सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग्स टू बी एक्सप्लेन्ड
with the help of hyperconjugation, but hyperconjugation is very very important. अगर आप वहाँ पे देखो तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी आप ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ये हमने जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का। 2 डिग्री अगर लेना है तो इस बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये क्या हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा है? अब अभी हमने कहा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? पहले काउंट करो कि अल्फ़ा कार्बन कितने हैं। ये है अल्फ़ा कार्बन, ये भी है अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते थे मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करते, इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते थे। बट इंडक्टिव इफेक्ट से बेटर ये है कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करो। इट इज़ बेटर, ठीक है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन से आप एक्सप्लेन करो इसकी स्टेबिलिटी। अब हम लेके देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और एंड दिस इज़ योर कार्बोकेटाइन। ये क्या है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन में क्या होगा? अब देखो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी सबसे, ये तो हमें पता है, बिकॉज इंडक्टिव से हमने क्या देखा था कि 3-3 मिथाइल ग्रुप है, वो 3-3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को महसूस नहीं होने देंगे। तीनों मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप से, ठीक है। तो वो इस कार्बन को, बीच वाले कार्बन को काफ़ी कुशनिंग देंगे, और काफ़ी कुशनिंग से वहाँ पे ये कार्बन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वहाँ पे भी स्टेबल था 2 डिग्री से 1 डिग्री से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे एक्सप्लेन करोगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अल्फ़ा कार्बन, देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, बिकॉज ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब ये जो कार्बन है इट इज़ अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम, सो इट इज़ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो अटैच डायरेक्टली है उससे अटैच्ड है डायरेक्टली हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6, ये 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। सो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, उतने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स उनके बनते जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया। अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। हमारा बाकी है फ्री रेडिकल का, अल्कीन का। ये तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगी कि वो रेयरर केस है, तो थोड़ा सा याद रखना है बस उसी के लिए।